हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं दोस्तों, वो सारे कवर कर रहे थे, वो भी चैप्टर वाइज व्याख्या सहित। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग जो पहला चैप्टर है वो उसके काफ़ी भाग कवर कर चुके हैं और उसमें उस चैप्टर से और उन टॉपिक्स से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं दोस्तों। और चैप्टर वाइज दोस्तों करने का ये भी फ़ायदा है कि हम लोग पीवाई क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं और कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या कैसे क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, हमें ये भी अच्छे से समझ में आ रहा है और साथ ही साथ वो चैप्टर भी हमारा अच्छे से कवर होता जा रहा है दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये हमने बुक अच्छे से कवर कर ली तो हमें किसी और बुक की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और ये बुक से ही हमारा सारा अच्छे से पेपर 1 तैयार हो जाएगा दोस्तों अभी हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट कवर कर रहे हैं, इसके बाद वॉल्यूम सेकंड कवर करेंगे ताकि हमारा सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये हम लोग कवर कर रहे हैं और इसके जो टॉपिक्स हैं उनको भागों में डिवाइड किया हुआ है, ABCDEF, ये सारे हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। और अभी हम लोगों का जी टॉपिक चल रहा है, अधिगम एवं अधिगमकर्ता। इसके दोस्तों कई क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं दोस्तों। और प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी व्याख्या सहित अच्छे से कवर हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपनी आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और दोस्तों आगे जो जून की एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, तो 10 जून से हम लोगों के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स होंगे। तो दोस्तों जो लोग भी रेगुलर तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी को स्टॉप ना करें, रोकें ना और डेली इसी तरह से तैयारी करते रहें ताकि आपकी तैयारी तब तक कंप्लीट हो जाए और अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु, अधिगम के अंतरण के लिए अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। शिक्षण कार्य का आयोजन किए जाने से अधिगम में तीव्र गति से वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगमकर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित हैं। ए दिया गया है, विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। बी है, विद्यार्थी तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों को याद करता है। सी, विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। डी, विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। और ई है, विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ को सही अनुक्रम में प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ए, सी और डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगमकर्ता व्यवहार की निम्नलिखित ऐसी विशेषताएं हैं जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित होती हैं। तो ए है, विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। सी, विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। और डी है, विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। बोध स्तर या अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी सी मॉरिसन है। इस स्तर पर तथ्यों को केवल याद कर रखना आवश्यक नहीं है बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषाएं आदि को समझना। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत इत्यादि को समझना। अवबोध स्तर का मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अधिगम परिणाम की सूची में से ऐसे परिणामों का चिन्हित कीजिए जो उच्च स्तरीय परिणाम कहे जाते हैं। ए है, तथ्यों और नियमों का अधिगम। बी है, विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता प्रदर्शित करना। सी है, जागरूकता, अनुक्रिया और मूल्यन। डी है, अनुकरण, कार्यसंधान और सटीकता। ई, अभिव्यक्ति, सहजीकरण। एफ, संगठन और चरित्रीकरण। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, BEF। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा कक्ष शिक्षण की संदर्भ में उस आधार भूमि को
क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच स्नेहिल और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक की भावनात्मकता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा कक्ष शिक्षण के संदर्भ में जिस आधार पर अधिगमकर्ताओं के बीच स्नेहिल और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं, उस आधार भूमि को शिक्षक की भावनात्मकता कहते हैं। प्रतिपुष्टि के माध्यम से अधिगमकर्ता अपने अधिगम की प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है? तो ए है दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना। दूसरा नंबर है स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना। नंबर 3 चिंतन में विवेकपूर्ण होना। नंबर 4 स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना। नंबर 5 रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना। नंबर 6 अन्य लोगों के जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार करना। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 1, 4 और 6। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः ऐसी बुद्धि जिसके अंतर्गत व्यक्ति के सांवेगिक पक्ष से संबंधित क्षमताओं व शील गुणों का समुच्चय होता है, उसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। एक अधिगमकर्ता को अपने जीवन को सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि का होना अति आवश्यक होता है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्यों को सुगमतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। नंबर 1 संवेगात्मक बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने व दूसरों के विचारों व संवेगों को समझने का प्रयत्न करता है। नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करता है। नंबर 3 संवेगात्मक बुद्धि द्वारा एक व्यक्ति अपने अन्य व्यक्तियों में विभेद कर पाता है। इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह अपने चिंतन क्रियाओं को निर्देशित करता है। नंबर 4 है संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को समझने, पहचानने तथा उनका उचित प्रबंध करने में सहायक होती है। नंबर 5 है संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार कर पाता है। दोस्तों आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ सकते हैं और उसकी लिंक मैं नीचे इस वीडियो के नीचे दे देती हूँ। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की योग्यता। स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की योग्यता अधिगमकर्ता की एक सामाजिक विशेषता है। अर्थात यदि एक अधिगमकर्ता सामाजिक होगा तो वह सहज भाव से ही खुद को दूसरों के साथ समायोजित कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंड्रागॉजी। एंड्रागॉजी वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडगर डेल। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव के शंकु का सिद्धांत प्रसिद्ध शिक्षाविद एडगर डेल महोदय ने दिया था। इसके माध्यम से अधिगम में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करना समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। नंबर 1 है अधिगमकर्ताओं का अध्यापक के प्रति सम्मान। नंबर 2 अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर। नंबर 3 अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। नंबर 4 अधिगमकर्ताओं की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर। नंबर 5 अधिगमकर्ताओं के अंतःवैयक्तिक संबंध का स्तर। नंबर 6 अधिगमकर्ताओं का समाज के बारे में दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3, 4 और 6। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रभावी शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें अधिगमकर्ता सीखने के उच्चतम बिंदु पर होता है। प्रभावी शिक्षण में सहायक कुछ तत्व निम्नलिखित है। नंबर 1 अधिगमकर्ता की मानसिक योग्यता का स्तर। नंबर 2